नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में देवचा पचामी कोयला खदान का विरोध, मेघालय में प्रधानमंत्री की रैली के लिए नहीं मिली इजाजत, नागालैंड में 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मंडला में सरकारी विकास यात्रा के विरोध पर ग्राउंड रिपोर्ट, एमबीबी पोल में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भेदभाव पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे ओडिशा के आदिवासी मेले के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में देवचा पचामी कोयला खदान का विरोध, 800 आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। मेघालय में प्रधानमंत्री की रैली के लिए नहीं मिली इजाजत, बीजेपी से होगा मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। नागालैंड के दौरे पर अमित शाह, मौन जिले में की रैली, कल अलग राज्य की मांग वाले संगठनों से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के मंडला में विकास यात्रा के खिलाफ लोगों में रोष, बसनिया बांध, पानी और बिजली के मुद्दों पर जताई नाराजगी। एमबीबी पोल में आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है पश्चिम बंगाल से। राज्य में प्रस्तावित देवचा पचामी कोयला खदान के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। रविवार को करीब 800 आदिवासियों ने परियोजना क्षेत्र में एक मार्च निकाला। इस दौरान आदिवासियों ने कथित तौर पर अवैध भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी अधिकार महासभा के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में बीरभूम जिले के दौरे को देखते हुए इस प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले 1 फरवरी को बोलपुर में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने देवचा पचामी में कोयला खदान स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन हमें दी। पहले चरण के खनन का काम पूरा हो चुका है। एक बार जब हम खनन शुरू कर देंगे तो ये परियोजना कम से कम 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करेगी। हाल ही में राज्य ने बजट घोषणाओं में इस परियोजना के लिए 35,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। वहीं खबरों के मुताबिक प्रस्तावित कोयला खदान के लिए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के लिए आदिवासियों का एक समूह पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर चुका है। इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी। आपको बता दें, बीरभूम के मोहम्मद बाजार सीडी ब्लॉक में प्रस्तावित देवचा पचामी और दीवानगंज हरिसिंघा कोयला ब्लॉक के लिए चिन्हित क्षेत्र के अंदर 19 गांव आते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक 3,400 एकड़ वाले 2 ब्लॉक्स में 2100 मिलियन टन कोयला है और एक बार चालू होने के बाद वो कथित तौर पर एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान हो सकती है। और अब पश्चिम बंगाल से चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरा में होने वाली रैली के लिए बीजेपी को इजाजत नहीं मिली है। सरकार के मुताबिक जिस जगह पर बीजेपी रैली करने के लिए इजाजत मांग रही है वहां अभी काम चल रहा है। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार बीजेपी से डर गई है, इसलिए वो तुरा में रैली की इजाजत नहीं दे रही है। आपको बता दें, तुरा वर्तमान मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा की सीट है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तुरा में चुनाव प्रचार किया था। वहीं खबरें थी कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मेघालय पहुंचेंगे और तुरा में एक रैली और शिलोंग शहर में एक रोड शो करेंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की रैली के लिए इजाजत नहीं मिली है। तुरा संगमा का गढ़ माना जाता है और गारो जनजाति का घर। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि इस बार मेघालय में बीजेपी की सरकार बनेगी। शिलोंग में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार बीजेपी 2 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार हम सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हमारी सरकार बनेगी, इस बार मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। राज्य में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। राज्य में 36 महिलाओं समेत कुल 375 उम्मीदवार
चुनावी मैदान में है। और अब पूर्वोत्तर के ही एक और चुनावी राज्य से खबर। नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सोमवार यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर नागालैंड पहुंचे। उन्होंने मॉन टाउन सीट से बीजेपी के लिए एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक मेगा रोड शो भी किया। दिसंबर 2021 में मॉन जिले में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी के चलते खदान में काम करने वाले 6 दिहाड़ी मजदूरों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक गृह मंत्री मंगलवार को फ्रंटियर नागालैंड राज्य की मांग करने वाले संगठनों के नेताओं से भी मिलेंगे। दरअसल ENPO यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन 6 जिलों मॉन, तुएनसांग, लोंगलेंग, किफिरे, शमातौर और नौखलाक को मिलाकर फ्रंटियर नागालैंड नाम के एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। संगठन ने मांग पूरी नहीं होने के चलते शुरू में चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन गृह मंत्रालय की एक अपील के बाद उन्होंने अपना आह्वान वापस ले लिया था। ENPO क्षेत्र में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। आपको बता दें, नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP की सरकार है और बीजेपी सत्ता में सहयोगी है। गठबंधन में नेफ्यू रियो को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बार भी बीजेपी और NDPP साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब नागालैंड से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों को देखते हुए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार सभी जिलों में विकास यात्रा का आयोजन कर रही है। ये यात्रा 5 फरवरी से शुरू हुई है और इसका समापन 25 फरवरी को होगा। यात्रा के दौरान राज्य के जिलों और गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान कुछ जगहों पर यात्रा का विरोध भी देखने को मिल रहा है। मंडला जिले के ओढ़ारी गांव में लोगों ने बसनिया बांध, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते यात्रा के खिलाफ नाराजगी जताई। सबसे बचा तो हमारा है, धूप से बचना है, जब ही तो सब चलेंगे। और पावती भी दी, पावती मिल गए। ये कागज हम फिर भेजाएंगे कलेक्टर ऊपर कार्रवाई। क्या है अपन तो अपने हाथ में तो अधिकार है। नहीं ठीक है, ठीक है। तो हमारे बात को ऊपर तुम पहुंचाओ, तुम्हारी तक हम। जिस दिन यहाँ विकास यात्रा पहुंची, उसके अगले दिन हमारी टीम भी उस गांव में पहुंची। देखिए ये खास चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत की टीम आजकल मध्य प्रदेश के आदिवासियों से मिल रही है। आज हम ओढ़ारी नाम के एक गांव में मौजूद हैं जो मंडला ज़िले में है और मोह गांव यहाँ का ब्लॉक है। सही कह रहा हूँ मैं? जी। और यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जमा हैं और उनके बीच में हम बैठे हुए हैं। इनसे खास बात के बारे में बात करनी है और बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्रा चलाई हुई है। कल यानी 13 फरवरी को वो विकास यात्रा ओढ़ारी गांव पहुंची थी। 4 बजे या 3 बजे पहुंचने का समय था। 3 बजे पहुंचने का समय था, 3 से 4 के बीच में। इस यात्रा में जो ज़िले के अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, वो गांव आते हैं और गांव के लोगों को बताते हैं कि उनका कितना विकास राज्य सरकार ने और शासन प्रशासन ने किया है। तो कल कैसा स्वागत हुआ इस गांव में उस यात्रा का, और इस यात्रा में जो सरकार कह रही है उससे ये लोग कितने सहमत हैं, कितना विकास हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे गांव के ही लोगों से। एक एक करके बात करते हैं। आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। कलीराम यादव सर। अच्छा कलीराम जी, ये बताइए कि कल जो विकास यात्रा आई यहाँ पर, जी सर, कैसे स्वागत किया आप लोगों ने? वो सर 3 से 4 बजे की डेट दिए थे हमको। वो पहुँचते हैं हमारे इधर 8 बजे रात की। रात में आया सर, रात में उनका कोई कुछ नहीं हो पाया। हम ना हम उनसे कुछ सवाल पूछ पाए, ना हमको इस गांव वालों को कोई संबोधन दिए, ना कोई सलाह दिए, ना कुछ नहीं बताए कुछ हमको आए भाई के बारे में कि क्या कैसा करना है, क्या क्या रहना है। बस आए 8 बजे, अपने खाए पिए इधर से चले गए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए।
क्या नाम है आपका? तित्रा सिंह मरावी। तित्रा जी, ये बताइए कि मैंने तो ये सुना है कि आपने दौड़ा दिया, यहाँ से भगा दिया ये विकास यात्रा को। जी ऐसा नहीं है, लोग नाराज थे कि समय जो दिए थे उस अनुसार जो है तो वो 1-2 घंटा ज़्यादा समय दिए, 3 से 4 का समय दिए, लगभग वो 7-8 बजे पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला कि अब भाई हमारा खाने पीने का समय है, आराम करने का, दिन भर हम काम करते हैं, हम आपके कैसा बात है, आप समय में आते तो कुछ बात करते हैं हम, और आपकी सुनते और हम भी आपको सुनाते। तो उनकी तो आपने नहीं सुनी जी। आप क्या सुनाना चाहते थे उन्हें? हमारा जो दुख है, सरकार अभी ज़बरदस्त हमारे आदिवासियों के ऊपर एक बसनिया ओढ़ारी बांध थोपना चाहता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इसको बनने देंगे, क्योंकि हमारे गांव और हमारा ज़िला 5वीं अनुसूची पैसा एक्ट के तहत आता है, और इसको गांव को उसका पूरे उसको पावर है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी भूमि अधिग्रहण बिना गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। जी, तो यहाँ के गांव के लोगों को इस बात का आइडिया है कि पैसा कानून के तहत या अनुसूची 5 के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गैर आदिवासी कोई आदिवासी की ज़मीन नहीं ले सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकार भी अगर कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो ग्राम सभा से अनुमति लेना ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? जी, सुरेश मरावी। सुरेश जी, ये क्या लेके बैठे हुए हैं आप एप्लीकेशन? थोड़ा सा बताइए क्या है, पढ़ के बताइए ज़रा सब्जेक्ट इसका। जी, ये वन अधिकार कानून 2006 की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किसी वन अधिकार के धारक उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं। और नीचे आपने वो सारी बातें बताई हुई हैं जी, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जी, इनमें से कुछ एक मैं पढ़ देता हूँ। वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि ये क्या है, लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हों। तो इस तरह की ये एप्लीकेशन आपने किसके लिए लिखी है? ये राज्य सरकार के लिए लिखा गया है सर। अच्छा, तो क्या चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हम जैसे हैं यहाँ पे नर्मदा जी के किनारे, वैसे ही हम यहीं रहना चाहते हैं। हमारे जल, जंगल, जमीन और जो जंगल में अनेक प्रकार के वन्य प्राणी हैं, अनेक प्रकार के औषधि पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, सारे माने कई प्रकार के जंगल में हमारे पौधे हैं, झाड़ पेड़ हैं, और जिससे हमारे आदिवासी जनता जो है तो साल में कहना चाहिए 40% उन्हीं पे आश्रित है जी। वन से, वहाँ से फल फूल, लाख, गोंद, हर्रा, बहेरा, तेंदू इत्यादि माने इनकम वहीं से किया जाता है। जैसे तेंदू पत्ता है, जंगल से हमको 40% का वो इनकम मिलता है। तो ये आदिवासी इलाके जो हैं यहाँ पर खेती किसानी के अलावा जंगल से मिलने वाला उत्पाद इनके जीविका का एक बड़ा सहारा होता है। हर मौसम में कोई ना कोई फल, कोई ना कोई औषधि इस जंगल से इनको मिल जाती है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बांध प्रस्तावित है जिसको लेके पूरा गांव चिंतित है, और इसीलिए शायद ये लोग प्रशासन से नाराज़ भी हैं। दादा, आप बताइए अपना नाम मुझे। प्रेमलाल हारमू। अच्छा प्रेमलाल जी, ये बताइए कि विकास यात्रा आई और आप नाराज़ हुए, उनसे मिले नहीं, उनको खाली हाथ लौटना पड़ा बिना आपसे बात किए। क्यों नाराज़ हैं? क्या आपको नहीं लगता कि गांव में विकास किया है सरकार ने? हम तैयार थे, 4 और 3 के बीच में आने के था उनका। हम लोग सारी दिन बैठ गए, लेकिन उन 7:30 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचे तो उनके साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुआ, इसलिए हमारी नाराज़गी है, उन भी चले गए। अच्छा ये बताइए कि विकास हुआ है आपके गांव में?
विकास तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन हमारे विकास खिलाने डूब खिलाने बनाते हैं, इसलिए से हमको नाराज है। विकास तो हमको क्या करेंगे, विकास होता है जो विकास होता है तो, लेकिन सारी विकास जो संपत्ति चले जाएगी, हमारे खाने पीने की कोई चीज़ ही नहीं रहेगा तो क्या विकास सरकार से क्या लेंगे अभी। सब विकास तो हमारे अन्न और जल से है। जल, जंगल, जमीन, झाड़ पेड़ों से हम लोग गुजर बसर करते हैं, फल फूल खाते पीते हैं। जी बाबा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी सर। अपना नाम मुझे बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम है सुबेसा बाबा। तो बाबा ये बताइए कि विकास यात्रा आई और आप लोग नाराज हैं, डूब में ज़मीन जाने का खतरा है, लेकिन उसके बदले में तो आपको खूब पैसा मिलेगा गांव के लोगों को। जी सर, उनका विकास यात्रा आया, हमारी पंचायत की ओर से टेंट लगाया गया। टेंट लगाने के बाद 4 दिन पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा 13 तारीख को 3-4 के बीच में यह बैठक निश्चित करके सर टेंट वेंट सब लगाया। हमारी जनता 1 बजे से वहाँ बैठा कि भाई जब 3 बजे वाली बात है तो पहले से कुछ चर्चाएं कर लें, क्या संबंध में बोलना है, क्या बात चर्चा करना है। तो लोग बाग बोले हमारे कि सबसे बड़ी तो बाबा जी बांध वाली मुद्दा है। हमने कहा ठीक है, आने दो अधिकारी को, पहले यही मुद्दा रखेंगे। हमारी भरपूर सोच, हमने कलश जलाए, हर चीज़ करे यहाँ टेंट में। वो लोग सर आकर के वहाँ अदबीच 1-1.5 किलोमीटर पीछे आश्रम में व्यवस्था था। अब हम भूखे प्यासे बैठे और 7 बजे सर कोई खाने का टाइम होता है, 7 बजे वो खाने पीने लग गए। अब हम यहाँ से भेजे आदमी कि भाई पता तो करो कैसा ये कहाँ है, तो उनका पता चला सर खाने के लिए। तो हमारी यहाँ जनता उठ गया कि भाई ये खाने के लिए आए हैं, हमारी समस्या सुनने नहीं आए हैं। अच्छा ये बताइए कि बांध वाली एक बात है, बड़ा मुद्दा है, सर। लेकिन उसके अलावा गांव में क्या ऐसे मसले हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार उन पर काम करे? हमारी यही कहना है सर, ठीक है अब वो कहते हैं कि पैसा ले लो बांध के लिए, हम पैसा देने को सरकार तैयार है। ये बताइए सर कि ज़मीन का बाज़ार कहाँ है, जो कि हम बाज़ार से जा कर के ज़मीन, जैसे आज मंडला में गए हम सब्जी लेने के लिए और ला करके यहाँ बना लिए, ऐसा तो कोई है नहीं सर ज़मीन का। और हमारे पूर्वज लोग कितने दिन से ज़मीन जायद के पीछे वो बैठे हैं और हम बैठे हैं। हम मर जाएंगे तो हमारे पीढ़ी बैठेगा, और यहाँ डूब जाएगा सर तो वो पीढ़ी हमारा कहाँ जाएगा। इसी बात का हमको दुख है। दूसरी बात, नर्मदा को सरकार बांध रहा है। हमने सर परिक्रमा में नंगे पैर चल के और घाट को, ये अभी 5 बांध और बंद गए, ओमकारेश्वर बांध और जा कर के मैं परिक्रमा में सर 2005 से सन 2005 से मैंने परिक्रमा उठाया है। मैंने सर बरगी बांध की स्थिति को अच्छी से देखा है, मैंने सरदार सरोवर बांध को अच्छी से देखा है, मैंने पुनासा बांध को अच्छी से देखा है। अभी ये बांध वाली स्थिति में सर आपके जेठ के महीने में जाके देखेंगे इसमें फफूंदड़ बन जाते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकल करके देखा है। चीरी घाट में सर मैं राम जानकी मंदिर में 2 वर्ष रहा हूँ। मैं वहाँ जेठ के महीना में वहाँ के जल को दिया हूँ, देखा हूँ सर, तो उसमें फफूंदड़ बन जाते हैं। और दूसरी बात कि सर मैं यहाँ से लेकर के टीआई से भी राह लिया कि हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, यहाँ बांध बंध रहा है, क्या हम छोड़ सकते हैं, आप क्या अपने ड्यूटी को छोड़ सकते हैं, वो भी मना कर दिया। थानेदार को बुलाए, टीआई को बुलाए, अपने रोजी रोटी को सर कोई नहीं छोड़ने चाहता। हम यहाँ से मंडला कलेक्टर के पास गए, वहाँ भी बोल दिए कि तुम्हारी कुर्सी से उतर जाओगे तो क्या अच्छा लगेगा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से लेकर के साहब पटहरा से लेकर के मैं पद यात्रा जबलपुर तक कमिश्नर कार्यालय तक गया हूँ। मेरे साथ एक यात्रा हुई थी जिसमें बहुत सारे आदिवासी शामिल हैं। जी जी, तो उधर भाई लोग बैठी हैं, इनसे भी तो बात कर लें, है ना, क्या कहती हैं, किनसे बात करें? पहले आप ही दोनों से बात कर लें। हाँ अच्छा, अपना नाम मुझे बताइए पहले। भानुमति मरावी। भानुमति मरावी। भानुमति, ये बताइए कि सरकार कह रही है आप लोगों का खूब विकास हुआ है गांव में, है ना, 5 साल में लगातार विकास की योजनाएं आपके गांव में आई हैं,
लेकिन कल आप अधिकारियों से मिले ही नहीं जब वो आए, क्या क्यों नाराज़ हैं? यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है। जो हुआ है ये रोड ही बना है, ना बिजली के विकास नहीं है, ना पानी का विकास नहीं है। कहाँ है पानी का विकास? घर घर जल योजना कह रहे हैं, कहाँ लगा है नल भी? बोर 2-4 खोदे हैं, उसमें कुछ फिटिंग नहीं है। वो क्या विकास तो करे? पानी कैसे आता है आपके गांव में? अपने ये हैंडपंप से ले जाते हैं। सब औरतें पानी ढो के ले जाती हैं, है ना? इसीलिए आदमी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है ना, क्योंकि इनको पानी ढोना नहीं पड़ता है। उन लोगों को धोना ही नहीं पड़ता है। पुरुष लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। मैया जी इधर से आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाते हैं। हैंडपंप से भी ले जाते हैं तो कम से कम 25-30 मीटर तो है ही है। तो मतलब ये है कि हैंडपंप से पानी भरो, पानी ढो, औरतों को फिर बच्चों को संभालो, खेत में काम करो, है ना? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है सर। तो इसलिए आप नहीं मिले कल अफसरों से? अब खेती के लिए कब से कह रहे हैं ट्रांसफर लगाएंगे, विकास कराएंगे, खाद बीज देंगे कह रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं विकास के लिए? ट्रांसमीटर भी खार में नहीं लगा है। यहाँ तो ज़बरदस्ती लाइट उजेला चिमनी जैसी जल रही है। चिमनी जैसी जल रही है? क्या आपका क्या नाम है? राजकुमारी बाई। राजकुमारी। राजकुमारी जी, ये ठीक कह रही हैं बिजली कम आती है क्या आपके यहाँ पे? जी सर, कम आती है मतलब मतलब रोशनी कम होती है? रोशनी कम, बहुत कम आती क्यों? कम क्यों आती है, कुछ पता है? है। पता नहीं है साहब, कैसे में कम आती है। हाँ, क्या दूर है? यहाँ की जो लाइन लाइन है पौड़ी में है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ से आती है। हाँ। वो तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पानी सिंचाई करेंगे तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और पीछे भी तो बैठी हैं। आप अपना नाम बताइए मुझे। क्या नाम है? भद्दोबाई आरमो। भद्दोबाई आरमो। आरमो। हाँ, गोंड आदिवासी हैं हाँ आप भी? गोंडन। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपके गांव में कोई मुश्किल होती है आपको कि सब सरकार ने सब कुछ कर दिया अब तो ना? कहाँ इन करी जब रोड भी तो अच्छा बने ची नहीं आए सर। अच्छा, मामा जी तो कह रहे हैं कि मौज कर दिया आप लोगों की। बन गया रोड बेच, घाट में पानी चढ़ा था। हाँ, घाट में पानी चढ़ा था। और यहाँ आंगनबाड़ी अस्पताल है गांव में? नहीं आए, नहीं आए सर। है? और स्कूल? स्कूल भी नहीं आया। स्कूल कितने तक स्कूल है? बहुत दूर है, अब हमको दूरी पड़ रही है सर। दूर पड़ता है? हाँ, दूर पड़ता है। देख लो, मामा जी देखेंगे, वो कहेंगे कि आप सही सही बताइए, है ना? स्कूल, हाई स्कूल है? हाँ, हाई स्कूल नहीं है? दूर है, कहता दूर है। हर तरफ से। हाँ, अच्छा, जाओ तो 10 किलोमीटर, यहाँ जाओ तो 10 हाँ दूरी है। तो दोस्तों, आपको इस गांव के लोगों से बात करके अंदाज़ा हुआ होगा, ओढारी गांव है और यहाँ पर एक बांध बनने वाला है बहुत बड़ा। उसको लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। वो कहते हैं कि किसी तरह से हम यहाँ जी लेते हैं, खेती किसानी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं और जंगल से उनकी जो टोटल इनकम है करीब करीब 40% उसका जंगल से उनको मिल जाता है। अगर जंगल डूब जाएगा, खेत डूब जाएंगे तो वो फिर विस्थापित होंगे या फिर काम की तलाश में उनको पलायन करना पड़ेगा। वो पैसा नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी जीविका का जो स्थायी साधन है खेती, जिसमें वो निपुण हैं, क्योंकि और कोई स्किल उनके पास नहीं है। आदिवासी ये मानते हैं कि शहर में उनका गुजारा मुश्किल है, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और बसनिया बांध क्या है, ये परियोजना कब मंजूर हुई, इसमें कितनी ज़मीन जाएगी, उसके किस किस तरह के प्रभाव आदिवासियों और पर्यावरण पर पड़ेगा, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार जो विकास यात्रा चला रही है, जाहिर है कि सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में प्रचार करती है और मध्य प्रदेश में तो ये चुनाव का साल है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा ज़रूर पीटेगी।
या यूं कह लीजिए उसको हक है ये। और लेकिन ये बेहतर होता है किसी भी सरकार के लिए कि वो ज़मीन पर सच्चाई क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उसको भी सुने। और जो सरकार उसको सुनती है, जो सरकार लोगों की बातों को सुनकर उसका संज्ञान लेती है, उस पर काम करती है, लोग भी उसको प्यार करते हैं। तो दोस्तों, सरकार का काम है विकास यात्रा चलाना और हमारा काम है कितना विकास हुआ है ये देखना और आप तक उस ग्राउंड रिपोर्ट को पहुंचाना। तो ओढ़ारी गांव से फ़िलहाल आपसे अनुमति लेता हूं और जल्द ही, जैसे मैंने कहा, कि बसनिया बांध परियोजना पर एक ग्राउंड रिपोर्ट, लोग क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, लेकर आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे बड़े संस्थानों में आदिवासियों और दलितों से भेदभाव एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए स्पष्ट नीति और नियम की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा यानी 91% लोगों ने माना कि भेदभाव को रोकने के लिए स्पष्ट नीति और नियमों की ज़रूरत है, जबकि 5% ने नहीं और 4% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? हाल ही में देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे में 18 साल के दर्शन सोलंकी की आत्महत्या ने देश का ध्यान खींचा है, जिसके बाद उच्च संस्थानों में आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव के विषय पर चर्चा होने लगी है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले पर चर्चा के लिए 22 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों और आईआईटी बॉम्बे के प्रतिनिधि शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक इस बैठक में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, एम्स और अन्य संस्थानों में SC/ST के कल्याण की समीक्षा की जाएगी। इस घटना के बाद आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के समूह अंबेडकर पेरियार फुले स्टडीज सर्कल के सदस्यों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत की थी, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया था कि कैंपस में कोई भी छात्र काउंसलर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि से नहीं था। ऐसे में कई छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। NC/ST के फटकार के बाद शनिवार को संस्थान के निदेशक सुभाशीष चौधरी ने एक नोट जारी किया, जिसमें कहा गया था कि संस्थान ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिसके मुताबिक 2014 से 2021 तक 122 छात्रों ने केंद्रीय संस्थानों में आत्महत्या की थी। इनमें से 71 SC/ST और OBC समुदाय से थे। इसी अवधि में 34 छात्रों ने IIT में आत्महत्या की थी और उनमें से 18 SC/ST और OBC के थे। जानकारों का मानना है कि समाज का प्रतिबिंब शिक्षण संस्थानों में भी दिखता है। समाज में आज भी जातिवाद व्याप्त है और ऐसे में शिक्षण संस्थाओं में भी जातिवादी टिप्पणियां और भेदभाव देखा जा सकता है। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद संस्थानों में प्रशासन किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से नकारने का लगातार प्रयास करता है। 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय से दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव पर एक कानून की आवश्यकता पर चर्चा छिड़ गई थी। शायद अब इस पर गौर करने का समय आ गया है। ऐसे में ज़रूरत है कि इन संस्थानों में जातिवादी भेदभाव को रोकने के लिए स्पष्ट नीतियां और नियम बनाए जाएं, साथ ही उनका सही तरीके से कार्यान्वयन भी किया जाए। इन संस्थानों में जाति भेद को खत्म करने और खुलापन लाने के लिए समय समय पर जाति और छुआछूत के सवालों पर सेमिनार, परिचर्चा, लेक्चर आदि आयोजित किए जाएं, ताकि सभी छात्र इन सवालों के प्रति संवेदनशील बने।
अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला के बारे में। राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला या आदिवासी मेला 2023 आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो गया है। ओडिशा की जनजातियों की परंपराओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और उनका जश्न मनाने के उद्देश्य से इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेले का समापन 1 मार्च को होना है। हर साल देश भर से हजारों लोग इस मेले में शरीक होने ओडिशा पहुंचते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में करीब 200 स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिनमें आदिवासी गांव, साप्ताहिक बाजार, खाने पीने और कला शिल्प की झलकियां देखने को मिलेंगी। मेले में जनजातीय कला और शिल्प, वन और जनजातीय उत्पादन और जनजातीय व्यंजनों के साथ साथ शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।